नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल काव्यखंड। प्रकरण 2, नई धारा प्रथम उत्थान, संवत 1925 से 1950, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से है। तो प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में आधुनिक काल के काव्यखंड से, प्रकरण 2 प्रथम उत्थान नई धारा से, सर्वप्रथम इसका समय ही महत्वपूर्ण है, जिसका है 1925 से 1950। तो चलिए इस आधुनिक काल काव्यखंड में हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में नई धारा प्रथम उत्थान, कविता के स्वरूप में परिवर्तन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की देशभक्ति, संस्कृत काव्य की विशेषता एवं हिंदी साहित्य पर उसके प्रभाव, कि संस्कृत साहित्य का जो काव्य है उसकी क्या विशेषताएं हैं और हिंदी साहित्य पर उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो आज के सत्र में ये महत्वपूर्ण रहते हैं और प्रमुख प्रश्नाकारों का भी कुछ अध्ययन करेंगे। प्रकरण 2, नई धारा प्रथम उत्थान, जिसका समय है 1925 से 1950। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, यानी इसके अंदर जो नई धारा प्रथम उत्थान है, इसके समय से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। समय है 1925 से 1950 तक। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आदि को ले सकते हैं। इस प्रकरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके मंडल के सहयोगी लेखकों के काव्य लेखन तथा कविता में उनके योगदान की चर्चा की गई है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके समय में उनके मंडल के जो सदस्य हैं, लेखक गण हैं, उनके सहयोगी लेखकों की तुलना इसमें काव्य तथा काव्य लेखन और कविता में उनके योगदान, यानी कविता में किस प्रकार उन्होंने अपना योगदान दिया, उसकी चर्चा की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य की भाषा का स्वरूप कौन सा स्थिर किया? खड़ी बोली स्थिर करके गद्य साहित्य को देशकाल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। रीतिकाल तक क्या था कि वही परंपरावादी कविताएं चल रही थी, कृष्ण की ब्रजभाषा में कविताएं, और सभी एक परंपरा को लेकर ही चल रहे थे, एक ही प्रकार की रचनाएं कर रहे थे। जब आधुनिक काल आया काव्यखंड में, तो आधुनिक काल के जो कवि हैं उन्होंने क्या किया कि कविता को अलग अलग क्षेत्रों में नए नए विषयों की खोज की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक कविताएं लिखी उन्होंने। बादल, पहाड़, वर्षा, धरती, प्रकृति, हर क्षेत्र में कविताओं की उन्होंने कविताएं की। इस रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था, यानी देशभक्ति की भी कविताएं की। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, यानी लोगों के हित, समाज के हित, समाज सुधार और मातृभाषा का उद्धार, हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। किस प्रकार के हास्य और व्यंग विनोद के? साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलम्बन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय की जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। यानी हर विषय पर देशभक्ति की, उनकी बलिदानों की, हर प्रकार की कविताएं इस युग में होने लगी। इस नई धारा की कविता के अंदर जिन विषयों, नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। कालचक्र एक पत्रिका निकलती थी, जिस पत्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेख छपते थे कि फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन
फीका, नीरस, शिथिल और असक्त रहता है। ब्रजभाषा संबंधी सुधार में भारतेंदु की भूमिका को लेकर प्रकरण 1 में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। आचार्य शुक्ल का कथन है ये कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवित्व और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार उन्होंने हिंदी गद्य में भाषा का परिष्कार किया, कि हिंदी गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया उन्होंने, है ना, ब्रजभाषा में जो कविताएं भी लिखी थी, उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली की रचनाएं लिखी, काव्य। उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल से उठे और कई सौ वर्ष हो गए और कवित्व और सवैयों में वो बराबर लाए जा रहे हैं। यानी बोलचाल की जो भाषा के शब्द हैं, लोक भाषा के शब्द हैं, वो कवित्व और सवैयों में प्रयोग किए जाते हैं। पर कविता क्या है? जनसाधारण की भाषा से दूर, यानी जनसाधारण आम मनुष्य की जो भाषा है वो साधारण भाषा होगी, सिंपल भाषा, जो आसानी से कही और सुनी और समझी जा सके। तो कवित्व और सवैयों में इस प्रकार के शब्द नहीं थे जो जनसाधारण की, आम मनुष्य की, आम लोगों की भाषा से थे। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। चक्कव, भुवाल, ठायो, दीह, ऊन्यो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता से किनारा खींचने लगे। यानी ब्रजभाषा की जो कविता हो रही थी उसमें साधारण मनुष्यों की बोलचाल की भाषा के जो शब्द थे वो प्रयोग करने लगे और बहुत से इस प्रकार के कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया कि वो आसानी से आम मनुष्य यानी जनसाधारण की समझ में ही वो शब्द नहीं आ रहे थे। तो व्यक्तियों ने ब्रजभाषा की कविताओं को पढ़ने से क्या किया? किनारा, यानी उनसे वो दूर हटने लगे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद तक पहुंच गया था, यह शब्दों के तोड़ मरोड़ और गढ़न शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों की भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैये में जहां तक हो सका बोलचाल की ब्रजभाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। ब्रजभाषा में क्या हुआ? कविताएं रची जाने लगी और कुछ लोग उनसे किनारा करने लगे। फिर बाद में एक परंपरा आई कि व्यक्ति जो कविताएं कर रहे थे वह शब्दों को तोड़ मरोड़ के, यानी शब्द, किसी का शब्द है कहीं लिख दिया, किसी और का प्रयोग कर दिया शब्दों में। इस प्रकार कविताएं चारों तरफ होने लगी और उनका क्या, ब्रजभाषा का व्यवहार ब्रजभाषा में भी होने लगी और उनको अपनी सवैयों और रचनाओं में भी उनका प्रयोग होने लगा। नई धारा प्रथम उत्थान जो समय था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? कविता के स्वरूप में परिवर्तन, कि किस प्रकार की कविताएं लिखी जाने लगी। नायक नायिकाओं और परकियाओं पर बहुत सी कविताएं हो चुकी। उसके बाद जब आधुनिक काल का समय आया, इस समय कविता के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आधुनिक काल में प्रथम उत्थान में काव्यगत विषयों के विस्तार, यानी काव्य के जो विषय थे वो प्रकृति, नदी, पहाड़, देशभक्ति, परंपरा, साधारण मनुष्यों की समस्याएं, हर प्रकार के विषयों पर कविताएं होने लगी। विस्तार के साथ ही कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। परिवर्तन किस प्रकार आया? विषयों की अनुरूपता के साथ साथ उसके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी उसमें कुछ भिन्न प्रणाली का अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णात्मक ही चली आती थी। पुरानी परंपरा में क्या थी कि विषयों की अनुरूपता के साथ साथ उसके विधान का ढंग भी बदल चला। मुक्तक और जो प्रबंध रचने की प्रणाली थी, यानी मुक्तक काव्य थे और प्रबंध काव्य थे, उनसे थोड़ा क्या हुआ, कविता में
अन्य प्रकार की कविताएं भी होने लगी, कुछ भिन्न प्रणाली का अनुसरण भी हुआ। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चली आती थी। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह, मृगया, झूला, हिंडोला, ऋतुविहार आदि को लेकर वस्तु वर्णात्मक प्रबंध। तो ये सभी क्या थे? विषय थे। इस प्रकार की जो रचनाएं हो रही थी, ऐतिहासिक वृत्त थे, और उसके बाद इनसे हटकर कविताएं आगे बढ़ी। ये सब पुराने हो गए। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर कविताएं कैसी हुई? जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रधारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों और निबंधों की चाल न थी। सामाजिक विषय लिए गए, सामान्य विषय लिए गए, उन पर रचनाएं होने लगीं। इस प्रकार के विषय कुछ उक्त वैचित्र के साथ साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रदान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक होने लगी। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है उसके बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था वो 1850 में, मृत्यु इनकी 1885 ईस्वी में हुई। नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। किसका था? जो देशभक्ति की बात की है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनकी रचनाएं हैं नील देवी, भारत दुर्दशा, जो नाटक हैं, इनके भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की उन्होंने मार्मिक व्यंजना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष में उस समय क्या था? अंग्रेजों का राज्य था, और जो भारत की दुर्दशा थी, भारतवासियों की दुर्दशा थी, उसका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं विषय की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविताएं लिखी उनमें क्या है? कहीं तो भारतवर्ष की दुर्दशा का वर्णन किया है, कहीं उन्होंने भारतवर्ष की जो गौरव गाथा है उसका वर्णन, कभी वर्तमान में जो उनकी अधोगति, उनका जो पतन हो रहा है, उनके क्षोभ भरी दुख भरी वेदना है, उसका वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। भारतेंदु जी ने कवि समाज में स्थापित किए थे। भारतेंदु जी ने कवि समाज उन्होंने स्थापित किए, जिनमें समस्या पूर्ति बराबर हुआ करती थी। भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्व सवैये बड़े ही सरस मर्मस्पर्शी होते थे। भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का। वे केवल परंपरा पालन के रूप में हैं। गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुसरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें आधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन,
मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार को विजय पड़ने के लिए ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। जो उन्होंने नाटक में कविताएं लिखी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक हैं, उनमें क्या है, बीच बीच में कहीं पर कविताएं भी दी गई हैं। तो उनकी जो कविताएं थी वो क्या था, देश दशा यानी भारतवर्ष की जो दशा है उसका वर्णन, अतीत गौरव कि भारतवर्ष का जो अतीत है उसके गौरव का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। तो वो कविताएं उनकी नाटक में बीच बीच में कविताएं हैं उसमें रखने के लिए उन्होंने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। आधुनिक काल के एक और कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1894 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक, निबंध एवं इतिवृत्तात्मक पद्य भी लिखे हैं। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। अगले हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनके निबंध इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं और इनकी विशेषता क्या थी, हास्य विनोदपूर्ण, यानी कविताओं में, रचनाओं में, निबंधों में हास्य यानी व्यंग्यात्मक रचनाएं जिनको पढ़कर आपको हंसी आए, इस प्रकार की रचनाएं इनकी थीं। अगले हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1992 ईस्वी। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन में अवसर पर आदि आनंद प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी, यानी खुशी के जो पल हैं उन्होंने उन कविताओं में उन पलों को बताया है, सजोया है। इनके छंदों में यतिभंग प्राय मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी कविता में जो दोष हैं वो रहने दो, पढ़ने वाला व्यक्ति सही हो तो उससे कोई, उस दोष का कोई मतलब नहीं है। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे। इन्होंने ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और शोभपूर्ण कविता लिखी थी। इनकी कविताओं में अधिकांशतः गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, पर कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं कहीं लंबे रूपक हैं और कहीं कहीं उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की भरमार। अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1899 ईस्वी। यद्यपि ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णन का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति में समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा वह ध्यान देने योग्य है। उनके द्वारा हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया। इन्होंने किसी नवीन, जो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, इन्होंने किसी नवीन विषय पर कविता नहीं लिखी है। इन्होंने क्या किया है कि जो संस्कृत के प्राचीन काव्य वर्णन है, संस्कार हैं, उसी को अपने मन में लिए हुए इन्होंने कविताएं लिखी हैं। संस्कृत काव्य की विशेषता एवं हिंदी साहित्य पर उसके प्रभाव। जो संस्कृत साहित्य है उसकी जो काव्य की विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं से हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह भी हम इसमें अध्ययन करेंगे कि जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इस कारण वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण व बिंब ग्रहण संस्कृत के प्राचीन कवियों, जिसमें वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में था,
बाद के संस्कृत कवियों में नहीं रह गया। आगे चलकर मुक्तकों में सूक्ष्म और संलिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंधकारों के वर्णन में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली थी कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो गए। यानी इस प्रकार की रचनाएं होने लगी उत्प्रेक्षाओं की, यानी उपमा की, बना बनाकर बातों को व्यक्ति लिखने लगा कि जो सच्चाई थी, साधारण सच्चाई, वो कविता से बिल्कुल ही गायब हो गई। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। षट ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता है वह केवल उद्दीपन के लिए होता है। यानी जब रीतिकाल में कविताएं लिख रहे थे षट ऋतु वर्णन पर, तो ऋतुओं का इतना अच्छा वर्णन किया कि ऋतुओं के बारे में जो सच था वो तो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वो कोरी कल्पना ही रह गई। अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से उपस्थित भाव को जगाने या उद्दीपित करने के लिए इस काम के लिए उन्होंने कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती, यूरोप के कवियों में जाकर कहीं मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शैली, मैर्सिल्स आदि उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में अंतर स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलम्बन प्रकृति ही रही है। क्या है, कवि अपनी भावनाओं को जब प्रकट करता है तो आलम्बन सोचने विचारने की जो शक्ति है प्रयोग करता है, जिसके बारे में वो लिखता है वो क्या है, प्रकृति ही है। अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। यानी प्रकृति के बारे में ही लिखना, उसका प्रत्यक्ष वर्णन करना, वही एक स्वतंत्र, यानी कविता करने वाला कवि है वह प्रकृति के बारे में स्वतंत्र वर्णन करे, उसका अच्छे से उसको करे, तो यही एक विषय है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बढ़ती परंपरा के कारण यह प्रचार हुआ कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि करना ही कवि कर्म है। यानी वो कहते हैं कि उसको लेकर नूतन सृष्टि, उसको आप कल्पना कर लीजिए प्रकृति के बारे में और उस कल्पना के आधार पर तुम कोई नई कविता लिखिए, नया कुछ करिए, तो वही क्या है, कवि का कार्य है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति को ले लिया उसके बारे में ही लिखे हैं, तुम कल्पना करिए और उस पर अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करिए। काव्य में दृश्य वर्णन के लिए शुक्ल जी ने भारतीय प्रणाली का अनुसरण करना ही उपयुक्त माना है। वह लिखते हैं, अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उनके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप, जिन नाना भावों, नाना यानी अनेक प्रकार की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतः कोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठ खिलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। भारतीय युग का भाषाई द्वैत, यानी भारतीय युग में क्या हुआ, दो भाषाओं का प्रयोग अधिक होने लगा। कौन सी थी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देशकाल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, यानी क्या हुआ, नए नए विषय उन्हें मिल गए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रजभाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रजभाषा में प्रचलित थे। पीछे भाषा में संबंध नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई है और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका है, पर कविता की भाषा अभी ब्रजभाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए तो पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। खड़ी बोली में कौन कौन सी रचनाएं हुई,
खड़ी बोली में कौन कौन सी रचनाएं हुई? खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात न थी। नामदेव और कबीर की रचना में भी हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं। यानी जो भक्ति काल में नामदेव और कबीर आए, उधर ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि, तो उसमें क्या था, उनकी कविताओं में भी कैसा है, खड़ी बोली का ही पूरा स्वरूप दिखाई देता है। और यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतर सदुक्कड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। ईशा अल्लाह खां ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली। क्या हो रहा है? ईशा अल्लाह खां ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे। इस प्रकार खड़ी बोली की 3 छंद प्रणालियां उस समय भारतेंदु के पश्चात लोगों के सामने थी। हिंदी में कवित्त सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। तो कौन कौन सी 3 छंद प्रणालियां थी? हिंदी की कवित्त सवैया, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी। तो इस प्रकार 3 छंद प्रणालियां उस समय प्रचलित थीं। उस समय खड़ी बोली के लिए आंदोलन खड़ा करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री के संबंध में मत प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी लिखे हैं कि वे भाषा तत्व के जानकार थे न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम रखी, यानी 5 तरीके की, जिसमें मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। शुक्ल जी पंडित चंद्रशेखर मिश्र के संबंध में लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले मिश्र जी ने ही लिखे हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। ये स्लाइड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी बार बार, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। इसी प्रकार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।